जिनवू चा की एबिलिटी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जब तक उसने बोला नहीं था उसे पता भी नहीं चला था कि वो उसके पीछे आ चुकी है। तभी चा नोटिस करती है कि जो उसके हाथ में उसने डैगर देखा था अब वो वहाँ नहीं है और उसे लगने लगता है कि शायद वो उसका वहम था। जिनवू उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गया था। चा उस पर गुस्सा करती है और उससे जल्दी से वहाँ से हटने को कहती है, नहीं तो बॉस जाग सकता है। जिनवू वहाँ से जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो चा के पास से गुजरता है उसे कुछ अजीब लगता है और वो जिनवू को रोकती है। उसके रुकने के बाद वो उसके पास जाती है और उसे सूंघकर हैरान हो जाती है क्योंकि उससे बदबू नहीं आ रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में एक हंटर है, जिस पे वो हाँ कहता है और वो उसका लाइसेंस भी देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, पर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और जिनवू को वहाँ से जाने को कहती है। कहीं उससे कम बदबू इसलिए तो नहीं आ रही थी क्योंकि उसका रैंक कम है। तभी वो याद करती है कि उससे बदबू नहीं बल्कि खुशबू आ रही थी। आगे जिनवू अपने ब्रेक के बाद वापस से डंजन में जा रहा था। वहीं सभी लोग उससे जेलस फील कर रहे थे क्योंकि गुम होने के बाद वो चा ही से मिल पाया। वो उससे बताते हैं कि वो कभी भी उससे नहीं मिले हैं और वो अपने ब्रेक के टाइम को भी सैक्रिफाइस कर देती है और डंजन में घूमती रहती है ताकि वो उनको सेफ रख सके। अब जिनवू समझ जाता है कि वो बॉस रूम के पास उस वक्त क्या कर रही थी। आगे वो उसे बताती है कि वो हंटर से थोड़ा दूर ही रहती है क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उन्हें उनसे बदबू आती है। लेकिन मेरी तरफ तो उसका रिएक्शन अलग था। क्या मुझ में से बाकी हंटर्स जैसी स्मेल नहीं आती? बारूका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। शायद ये सब इसलिए है क्योंकि मैं प्लेयर हूँ, पर ये साला प्लेयर होता क्या है? आगे माइनिंग खत्म होने के बाद बॉस उसे उसकी पेमेंट देता है। बॉस उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से वो वक्त से पहले माइनिंग को खत्म कर पाए और उन्होंने कभी भी उसके जैसा माइनर नहीं देखा है। इसलिए बॉस उससे पूछता है कि क्या वो परमानेंटली उनके साथ काम करना चाहेगा और वो इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन जिनवू मना कर देता है। ये सुन के वो दुखी हो जाता है और जिनवू से कहता है कि वो कम से कम कल आ जाए क्योंकि कल उन्हें लगातार पहले ए रैंक फिर सी रैंक गेट के अंदर जाना है। जिनवू सोचने लगता है कि उसका एवेल्युएशन का रिजल्ट परसों आना है और वो हैरान था कि हंटर्स गिल्ड एक ही दिन में 2 हाई रैंकिंग गेट्स में जा सकते हैं, वो भी दोनों के लिए उनकी असॉल्ट टीम अलग है। बॉस कहता है कि हंटर्स गिल्ड की असली ताकत यही है कि उनके पास 2 ऐसी असॉल्ट टीम्स हैं जो कि ए रैंक गेट्स को क्लियर कर सकती है। वो इस कंट्री में अकेली ही गिल्ड है जो कि ऐसा कर सकती है। ये चीज देखने के लिए जिनवू भी एक्साइटेड था तो वो कल भी आने के लिए मान जाता है। ये सुन के बॉस खुश हो जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सैलरी को डबल कर देंगे। रात को हम चाही को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि वो जिनवू के बारे में और चीजें पता लगाए। ये नाम मैंने पहले भी सुना है। मिस्टर चोई ने मुझे इसके बारे में देखने को कहा था लेकिन मैं किसी भी इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा पाया क्योंकि उसके बारे में सारी डिटेल्स हंटर्स एसोसिएशन ने छुपा रखी हैं। ये काफी अजीब है। हंटर्स एसोसिएशन ने कभी पहले एक लो रैंकिंग हंटर का डेटा हाइड नहीं किया है। वहीं रात को वो बेड पर सोचने लगती है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। अभी तक वो कई 100 हंटर से मिली थी लेकिन जिनवू पहला हंटर था जिससे कि असल में खुशबू आ रही थी। अगले दिन जिनवू गेट की जगह पर पहुंच जाता है जहां सभी माइनर्स हंसकर उसका स्वागत करते हैं, जो देख के उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है और वो स्माइल करता है। इसके बाद वो सबसे पहले सी रैंक गेट से शुरू करते हैं जहां जिनवू मशीन की तरह माइनिंग करता जाता है। काम खत्म होने के बाद वो दोपहर को सभी लंच कर रहे थे जहां बॉस फिर से उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने काम जल्दी खत्म कर दिया और ये लंच ब्रेक भी ले पाए। क्या तुम सच में हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? हम तुम्हें 5 गुना पे करेंगे। लेकिन जिनवू इस बार भी उसे मना कर देता है। तभी सेकंड असॉल्ट टीम का लीडर सन की हुन वहां आ जाता है। हमारा पोर्टर आज यहाँ पर नहीं आ पाया, क्या माइनिंग टीम से कोई हमारे साथ आ सकता है? बॉस कहता है कि सामान इधर उधर करने के लिए रिकवरी टीम बेटर रहेगी। मैं उनके पास ही पहले गया था पर उनके पास पहले ही स्टाफ की कमी है। जिसके बाद वो सभी को ऑफर करता है कि जो भी उसके साथ आएगा उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। बॉस बताता है कि लो रैंकिंग हंटर्स इतने खतरनाक मिशन पर नहीं जाना चाहते चाहे वो कितने भी पैसे ऑफर करें। लेकिन तभी जिनवू अपना हाथ खड़ा करता है। माइनर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर जिनवू कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो किहुन से कहते हैं कि वो नया है, उसे इतनी अकल नहीं है कि वो खतरे का अंदाजा लगा सके। किहुन के पूछने पर जिन बताता है कि उसका रैंक ई है और वो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पहुंचने पर जिनवू देखता है कि ये गेट कल वाले गेट से कहीं ज्यादा बड़ा है। जिनवू देखता है कि इस टीम के अंदर 6 ए रैंक के हंटर्स और 3 बी रैंक के हंटर्स हैं। इनमें भले ही कोई एस रैंक का मेंबर ना हो लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अंदर जाने पर जिनवू सेंस करता है कि इस गेट की मैजिकल पावर कल वाले गेट से कम है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे टेंशन में देखकर एक लड़की उससे कहती है कि उनकी पूरी पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जब तक वो उनके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। वहीं किहुन सोच रहा था कि एक बार ये रेड सक्सेसफुली खत्म हो जाए तो उसे ऑफिशियली इस टीम के कैप्टन के तौर पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तभी उन्हें कुछ फील होता है और वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते
जाते हैं, वो भी बिना किसी ऑर्डर के, जिसके बाद उनके ऊपर डंजन जैकल्स हमला कर देते हैं। लेकिन उन हंटर्स के सामने वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो वो कुछ सेकंड्स में ही सब के सब मारे जाते हैं। वहीं वो यहाँ जैकल्स को देखकर हैरान थे और जिन्वू के पूछने पर वो हीलर बताती है कि जैकल्स एक सी रैंक मॉन्स्टर होते हैं और नॉर्मली ये ए रैंक गेट्स में नहीं पाए जाते क्योंकि ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स इन्हें मार डालते हैं। तभी जिन्वू जैकल्स के ऊपर कॉलर देखता है और उन्हें बताता है कि इन्हें डॉग्स की तरह कोई मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहे हैं। तभी वहां पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये हाई ऑर्क्स की पूरी आर्मी है। उनमें से एक ऑर्क अपनी स्पेयर को थ्रो करके उनके ऊपर हमला करता है, जिसे बड़ी मुश्किल से कीहुन ब्लॉक कर पाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स आगे बढ़ने लगते हैं। टैंक अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, लेकिन इसका उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर्स पीछे खड़े हंटर्स पर हमला करने जाते हैं। एक हंटर अपने फायरबॉल अटैक से उसे पीछे ढकेल देता है, लेकिन इससे उसे जरा भी डैमेज नहीं होता क्योंकि उनकी मैजिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद उस पार्टी की मेज एक मॉन्स्टर को जकड़ लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे नहीं पकड़ सकती क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो उसे असिस्ट करने के लिए फायर मेज 2 फायर सोल्जर्स को समन करता है। फायर सोल्जर्स मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं और बाकी के हंटर्स भी उनसे लड़ते रहते हैं, जिस दौरान एक ऑर्क साइड से हमला करके उनके एक हंटर को घायल कर देता है। ये देख के वो हीलर से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन वो पहले ही टैंक को हील करने में बिजी थी। कीहुन देखता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उसे लगता है कि वो जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तभी एक ऑर्क उनके एक हंटर का हाथ काट देता है। ये देख के कीहुन बस उम्मीद करता है कि वो बस किसी तरह जिंदा बच जाएं। तभी वहां पर हीलर आकर उसके हाथ को पूरी तरह से रिजनरेट कर देती है, जिस दौरान वही मेज ऑक्स को पीछे रख रही थी। तभी एक बड़ा सा ऑर्क उस हीलर के पीछे आ जाता है और वो हीलर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी जिन्वू बीच में आ जाता है। वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके उस ऑर्क का गला दबाने लगता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। हीलर सोच में पड़ जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं जिन्वू अपने स्टेल्थ स्किल का यूज करके उन ऑर्क्स को घायल करता जाता है, जिसकी वजह से बाकी के हंटर्स उनको मारने में कामयाब हो रहे थे। हंटर्स को समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि स्टेल्थ स्किल की वजह से वो जिन्वू को नोटिस नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से ऑक्स अचानक से ही अजीब सा व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन वो सभी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं और एक के बाद एक सभी ऑक्स को मारते जाते हैं। जिन्वू उन सभी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता, पर जब तक वो यहाँ है वो किसी को मरने भी नहीं देगा। वो छुप के ऑक्स को इंजर्ड करता जाता है और बाकी के हंटर्स उन्हें मार देते हैं। सभी ऑक्स को खत्म करने के बाद कीहुन देखता है कि पार्टी के सभी मेंबर्स सही सलामत हैं। हीलर बताती है कि फाइट के दौरान कुछ अजीब हुआ था, वो मैंने भी नोटिस किया। मॉन्स्टर्स अचानक से ही कमजोर हो गए थे। क्या ये तुम में से किसी मेज ने किया है? पर वो मेजेस मना करते हैं और बताते हैं कि ये कोई स्टेल्थ स्किल वाला यूजर ही कर सकता है, पर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लगता है वो हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उसने ये सोच कैसे लिया कि जिस पार्टी में एक मेज कास्टर है वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी के लिए उसके सीक्रेट को वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसी ने तो उनकी जान बचाई है। इसके बाद सभी हंटर्स कैप्टन से पूछते हैं कि उन्हें वापस जाना चाहिए या फिर डंजन को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस डंजन को क्लियर करने के लिए उन्हें कम से कम 2 और हीलर और 3 और मेजेस की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर लोग रिट्रीट करना चाहते थे और उनका कैप्टन सोचने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और जिन्वू उम्मीद करता है कि वो सही डिसीजन ले। कीहुन भी वहां से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुन के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। पर जब वो गेट के पास जाते हैं वो देखते हैं कि उसके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा क्रीचर है जो कि इस तरह का एडवांस बैरियर कास्ट कर सकता है। तो मेजेस उसे रिमूव करने आगे जाते हैं, लेकिन तभी सभी हंटर्स कुछ सेंस करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो बॉस था। सभी मेजेस साथ में मिलकर बैरियर को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। जब हम बाहर थे तब हमने ये सेंस क्यों नहीं किया? इसे तो कोई बी रैंक हंटर भी सेंस कर पाता। तभी सभी मेजेस के अंदर से खून बहने लगता है, यानी जिसने भी बैरियर को कास्ट किया था उसने इसके ऊपर एक कर्स भी लगाया हुआ है। कैप्टन कहता है कि कोई इनके ऊपर डिवाइन मैजिक कास्ट करे, लेकिन जब पीछे से कोई भी जवाब नहीं देता वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ चल क्या रहा है। वो देखता है कि उनके पीछे करीब 50 और खड़े हैं। दोनों ही साइड्स के लीडर आगे बढ़ते हैं और बीच रास्ते में मिलते हैं। वो ऑर्क उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी ऑर्क शामन उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद वो ह्यूमंस की लैंग्वेज में बात करता है। मेरा नाम कार काल्गन है, मैं कब से तुम इंसानों का इंतजार कर रहा था। क्या गेट को तुमने ही सील किया है? जिस पे वो हाँ कहता है। क्या इस डंजन में तुमसे भी ताकतवर कोई है? मैं इस डंजन में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम मेरे सामने आओ या फिर यहीं पर मेरे सोल्जर्स के हाथों खत्म हो जाओ। कीहुन ज्यादा नहीं सोचता और कहता है कि वो उससे मिलना चाहेगा, जिसके बाद ऑक्स उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में कीहुन जिन्वू से कहता है कि अंदर जाते ही
ही वो लीडर के ऊपर हमला कर देंगे, जिस वजह से वो बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जिनवू जल्दी से यहाँ भागकर गेट से बाहर निकल जाए और दूसरी असॉल्ट टीम को सब कुछ बता दे। तुम क्या मरने की कोशिश कर रहे हो? हमारा मिशन डंजन्स को क्लोज करना है, जिंदा वापस जाना नहीं। तभी वो हीलर जिनवू को एक डायरी देती है और कहती है कि वो इसे उसकी फैमिली को दे दे। वो अपने मिशन को हर हाल में कंप्लीट करेंगे, पर क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, वो सेफली यहाँ से चला जाए। ये सारी चीजों को देखकर जिनवू को डबल डंजन याद आ जाता है, लेकिन जो लोग उसके सामने हैं वो उस दिन से बिल्कुल ही अलग हैं। वहीं दूसरी तरफ गेट के बाहर चाहे जिनवू को ढूंढ रही है, तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है और उसके पूछने पर वो बताता है कि जिनवू एक पॉटर की तरह गेट में गया है। दूसरी तरफ गेट के अंदर जिनवू और बाकी के हंटर्स एक थ्रोन रूम में जाते हैं, जहाँ अनगिनत ऑक्स हैं और उनके सामने कैर गैल्गन थ्रोन पर बैठा हुआ है। वहीं बाहर खड़ी चा सोच रही थी कि भला एक ई रैंक हंटर ए रैंक डंजन में क्यों जाना चाहेगा, और कल उसने उसे बॉस रूम के सामने वेपन के साथ भी देखा था। जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो गेट के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं था। उसके पूछने पर बॉस बताता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, तो वो उसे पिकैक्स ही दे देता है। वो उसे लेकर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। वहीं डंजन के अंदर वो सभी लोग ऑक्स से घिरे हुए हैं। ये हाई ऑक्स इतने ताकतवर हैं कि ये पूरी एक सिटी को तबाह कर सकते हैं, और इनसे भी ज्यादा खतरनाक वो 4 जनरल्स हैं। तभी कार अपना ऑरा रिलीज करता है, जो कि इतना खतरनाक था कि सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। कि हुन डरा डरा उससे पूछता है कि वो यहाँ पर उन्हें क्यों लेकर आया है। तुम सभी मेरा एंटरटेनमेंट हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ, तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुन के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी कार जिनवू को नोटिस करता है और देखता है कि वो जरा भी नहीं डरा था, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी किहुन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है और अपने साथियों को पीछे आने को कहता है, पर वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो उसकी आवाज भी नहीं सुन पाते। लेकिन फिर भी वो अकेला ही उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन कार हाइम ऑफ प्रोटेक्शन का यूज करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे ऊपर लेकर जाता है और बहुत जोर से जमीन पर पटकता है। आगे लगातार वो कभी छत पर और कभी जमीन पर उसे पटकता ही रहता है, और बाकी के हंटर्स इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं। तो जिनवू को ही उसे बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है। ये डंजन हंटर्स गिल्ड का है, इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता था, पर क्योंकि हमारी टीम अभी खतरे में है, तो क्या मैं इन्हें ठिकाने लगा सकता हूँ? प्लीज हमारी टीम को बचा लो। तभी एक मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर हमला करने आता है, पर वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। तुम्हें लगता है कि तुम सबको अकेले हरा सकते हो? तुम सच में बहुत घमंडी हो। इसके बाद वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जिनवू अपनी शैडो आर्मी को रिलीज करता हुआ कहता है, मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी जैसी प्रेजेंस मैंने आज तक पहले कभी सेंस नहीं की, पर दुख की बात यह है कि तुम आज मरने वाले हो। दूसरी तरफ वो भी गेट के बाहर पहुंच जाता है, जो कि पता लगाने आए थे कि आखिर जिनवू यहाँ माइनर की तरह काम क्यों कर रहा है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने जिनवू को देखा है। तभी वही बंदा वहां आ जाता है और कहने लगता है कि उसे पता था कि जिनवू में कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसे ऐसे घूर के देखा था जैसे वो उसे मार ही देगा। बाकी सभी उसे बताते हैं कि असॉल्ट टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था, तो वो उनके साथ गया है। माइनर्स का बॉस उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कल न्यूज देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। उसे समझ नहीं आता कि उसे न्यूज में क्या पता चलेगा, और वो वू को बताता है कि जब चाय यहाँ पर आई थी वो भी जिनवू के बारे में पूछ रही थी। जिसके बाद वो गेट के अंदर चली गई। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो भी गेट के अंदर जाने ही वाला था, तभी अंदर से काफी खतरनाक सा ऑरा बाहर आता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और वो उन्हें फिर से मैजिक गेट की एनर्जी को चेक करने को कहता है। वहीं गेट के अंदर चाही थोड़ा कंफ्यूज थी कि असॉल्ट टीम ने इतने सारे हाई ऑक्स को हरा कैसे दिया, और अगर जो एनर्जी उसने फील की है वो डंजन के बॉस की है, तो उसे जल्दी से वहां जाना होगा। वहीं कार काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्योंकि ऑक्स के मुकाबले जिनवू की आर्मी बहुत ज्यादा छोटी है। लेकिन तभी जिन अपनी मोनार्क डोमेन नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है, जो कि लेवल 70 पर पहुंचने पर उसे मिली थी, जिससे उसके सोल्जर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वहीं ये सब देखकर सभी हंटर्स हैरान थे। मैं तो बस 2 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ, मैंने कभी भी इतनी भयानक एनर्जी एक ह्यूमन से आते हुए नहीं देखी है। इसके बाद कार और जिनवू की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले आयरन अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। एग्रेस एक ही झटके में अपने आसपास के सभी ऑक्स को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ आयरन भी अपनी एक्स की एक ही स्विंग से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। वहीं जिनवू भी अपनी स्पीड का यूज करके कई सारे ऑक्स को मारता जा रहा था, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके सामने रिएक्ट भी नहीं कर पाता। उसे ऐसा लड़ता हुआ देखकर हंटर्स को लगता है जैसे वो अपने गिल्ड के वाइस मास्टर को देख रहे हो। जिनवू को मजबूरी में उनके साथ लड़ना
पड़ रहा था, क्योंकि एक हाई और को हराने में उसके सोल्जर्स 4 बार मर जाते हैं। तो इससे पहले कि उसका माना खत्म हो, वो ऑक्स की तादाद को कम करना चाहता है। लेकिन तभी कार सॉन्ग ऑफ ड्रैगन फायर का यूज करता है, जिससे उसके काफी सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे सोल्जर्स बस नाजुक सी कठपुतलियां हैं, तुम अपनी जगह मत भूलो। ये तो तुम्हें खुद से कहना चाहिए, मेरे सोल्जर्स जितनी मर्जी बार जिंदा हो सकते हैं। ये देख के कार अपने ग्रेविटी स्पेल से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके सभी अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो उसी शील्ड को जिन्वू के ऊपर दे मारता है, पर जिन्वू इससे भी अपनी स्पीड का यूज करके बच जाता है। लेकिन जो उसने पहले पत्थर हवा में उछाले थे, अब वो उनका ही यूज करके जिन्वू के ऊपर हमला करने लगता है। इन सभी पत्थरों से जिन्वू तो बच जाता है, लेकिन उसके सोल्जर्स नहीं बच पाते, और कार कहता है कि वो तब तक उन्हें डिस्ट्रॉय करता रहेगा जब तक उसका मैजिक खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद वो फिर से फायर मैजिक का यूज करने लगता है और उसके सोल्जर्स को मारता जाता है। वहीं इन सब की वजह से सारे हंटर्स डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। वहीं बाहर चेक करने के बाद उन सभी को पता लगता है कि ये ए रैंक का गेट लगभग एस रैंक के बराबर है, और वो असॉल्ट टीम की मदद करने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। वहीं डंजन के अंदर जिन्वू का माना खत्म ही होता जा रहा है, और कार कहता है कि बस थोड़ी देर में ही उसकी सारी आर्मी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जिन्वू एक माना पोशन निकाल कर उसे पी जाता है। लगता है तुम्हें दिखाने का समय आ चुका है कि एक नेक्रोमैंसर क्या कर सकता है। अराइज। उसके इतना कहते ही जितने भी ऑक्स उसने अभी तक मारे थे, वो सभी उसकी शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। तुम सब भी जल्द ही मेरी आर्मी का हिस्सा बनोगे, और हाँ बिल्कुल, इसमें तुम भी इंक्लूडेड हो। ये सुन के कार शॉक हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो लोग, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जब मेरी आंखें इस जगह पर खुली, मेरे सर में एक ही कमांड गूंजती रही, ह्यूमंस को हंट करो। इसके पीछे की वजह से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस कमांड की सुनता हूँ। जिसके बाद वो अपने जनरल्स को भी फाइट को ज्वाइन करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं हंटर्स गिल्ड में उस गेट की न्यूज पहुंच चुकी है। उसकी असिस्टेंट कह रही थी कि अगर इस गेट को जल्दी नहीं रोका गया तो जेजू आइलैंड वाले इंसिडेंट जैसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन अभी उनके पास थोड़ा समय था, तो चोई कहता है कि वो सभी हंटर्स को एक जगह इकट्ठा करे, लेकिन अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो उन्हें बाकी के गिल्ड्स की भी मदद मांगनी पड़ेगी। इसके बाद हम फिर से युद्ध में पहुंच जाते हैं, जहां आयरन बड़ी आसानी से एक जनरल को हरा देता है, और इग्रेस एक नहीं बल्कि दो जनरल्स के साथ एक साथ लड़ रहा था और उनके ऊपर भारी भी पड़ रहा था। जिस दौरान टैंक भी एक जनरल को खत्म कर देता है। कार को यकीन नहीं होता कि ये सब हो कैसे रहा था। वहीं वो हंटर्स जिन्वू की मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, कार एक ब्लाइंडनेस स्पेल का यूज करके उन सभी को अंधा बना देता है और कहता है कि ऑडियंस को इस फाइट में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है, और वो खुद जिन्वू से लड़ने के लिए नीचे उतर जाता है। वो उसके ऊपर एक साथ 3 स्पेल्स का यूज करता है, लेकिन एक भी उसके ऊपर कोई असर ही नहीं दिखाती। जिन्वू उसे बताता है कि पॉइजन और कर्स उसके ऊपर कोई असर नहीं करते। जिसके बाद वो खुद को बचाने के लिए उसी शील्ड का यूज करता है, लेकिन जिन्वू अपने 3 मेजेस को समन करता है, जो कि एक बड़ी सी फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करते हैं। और क्योंकि वो इस बार उस फेयर का यूज कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो उसकी शील्ड को तोड़ देती है, और वहाँ एक धमाका हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर चाबी पहुंच जाती है। वो हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ जिन्वू ने समन किया है। वो बाकी के हंटर से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है, पर वो कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता। वहीं गुस्से में कार अपने ऊपर कई सारे स्पेल्स को कास्ट करता है, जिससे उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है और साइज भी, और वो जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि उसे जायंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद कार बहुत सारे फायर स्पेल से जिन्वू के ऊपर हमला करता है। वो स्पेल्स इतने ज्यादा थे कि वो पूरे एरिया को कवर कर रहे थे, और जिन्वू के साथ साथ उसके सोल्जर्स को भी खत्म कर रहे थे। इतनी भयानक ताकत दिखाने के बाद वो उसे डराने की कोशिश करता है। क्या ऐसी ताकत देखने के बाद भी तुम मेरे सामने सर उठा सकते हो? हाँ बिल्कुल, और वो पीछे से आकर उसकी आंख पर हमला कर देता है। तुम्हें सच में लगा था कि एक स्पेल कास्टर एक असैसिन के अटैक से बच सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के। गुस्से में कार फिर से सॉन्ग ऑफ फायर स्पेल का यूज करता है, और इस बार आग जमीन से बाहर आ रही थी, लेकिन जिन्वू टूटे हुए पत्थरों का सहारा लेकर उसके सभी अटैक से बचता जाता है। जिस दौरान वो अपने दोनों डैगर्स को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन उसे लगने के बाद भी उनके इफेक्ट्स का कार के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो वो पास ही पड़ी एक चेन का यूज करने लगता है, जिसे वो कार के ऊपर फेंक कर उसके दोनों हाथों को पूरी तरह से बांध देता है। और जब वो अपने हाथों से उसे जमीन पर पटकता है, ये नजारा देखने के लिए वहाँ वो भी पहुंच चुका था। वो बताता है कि जैसे ही उन्होंने मैजिकल एनर्जी को सेंस किया, वो जल्दी से यहाँ पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं चाह अभी भी हैरान है, क्योंकि जिन्वू एक कॉम्बैट टाइप हंटर है जो कि समनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। आखिर ये कितना ताकतवर है, वो आखिर ये है कौन? तुम तो इसे जानते हो ना? नहीं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वहीं जब कार लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है, जिन्वू
जिनवू उसी के सोल्जर से उसके ऊपर हमला करवा देता है, जो कि जल्द ही उसे जमीन पर पटक देते हैं। और जब वो उसे मार रहे थे उसे अजीब से फिगर्स दिखाई देते हैं जो कि उसे मार रहे थे। उस बॉस को हराने के बाद जिनवू लेवल अप होता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है। लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने अपने पीछे खड़े लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया था। तभी उसका भी नाम रखने का जिनवू के पास ऑप्शन आता है, पर मेरी ही तरह उसे भी नाम याद नहीं था, तो वो उसका नाम टस्क रख देता है। तभी जिनवू देखता है कि उसका रैंक एलीट नाइट है, जो कि वो पहली बार देख रहा था। तभी उसके पीछे से बाकी सभी आते हैं। तेरी, मैं एक्सट्रैक्शन में इतना बिजी था कि इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। सभी हंटर्स उससे पूछने लगते हैं कि ये सब था क्या। अरे यार क्या बताऊं मैं। तभी हंटर्स एसोसिएशन के बंदे उसके सामने आ जाते हैं। वो बताता है कि वो हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम में से हैं और हंटर संग जिनवू का स्टेटस टॉप सीक्रेट है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो आप किसी को ना बताएं। जिसके बाद वो तीनों अपने साथ जिनवू को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी की उन्हें रोकता है। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुमने ही हम सबको आज बचाया है, तो मैं हम सबकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जिनवू उस हीलर को उसकी डायरी वापस कर देता है और वहाँ से उनके साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद मेज उससे पूछती है कि वो पिकैक्स क्यों लेकर आई है। ये सुन के वो शर्मा जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे अजीब समझ रहा होगा। लेकिन जब मेज पूछती है कि कौन, वो कहती है कि कोई नहीं। आगे चोई को भी जिनवू की एबिलिटीज के बारे में पता लग जाता है कि वो सोल्जर्स को समन कर सकता है और उसकी स्पीड असासिन टाइप हंटर जैसी है, और इसके ऊपर वो डेड मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इन सब चीजों पर तो उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ या जिनवू? एक रेड में अलग अलग हंटर्स अलग अलग काम संभालते हैं। अगर आप किसी हाई रैंकिंग एक गेट में जाएं, तो क्या आपको लगता है कि अकेले आप उसे क्लियर कर पाएंगे? नहीं, जो कि काफी शर्मनाक है, क्योंकि लोग मुझे अल्टीमेट हंटर बुलाते हैं। किहुन उससे कुछ कहना चाहता है, पर चोई कहता है कि उसे पता है और वो उसे अपने गिल्ड में लाने की पूरी कोशिश करेगा। आगे जिनवू जिन्हो से मिलने जाता है और वो गिल्ड के बारे में ही बात कर रहे थे। इसके बाद हम बहुत सारी मीडिया रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एक्टर ली मिनसंग के बारे में बात कर रहे थे, जिसने अभी अभी अपनी पावर्स को अवेकन किया है। वहीं ली उस बिल्डिंग के सामने कार में बैठा हुआ था और अपने सामने और अटेंशन आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। इसे देख के ही लग रहा है कि ये बेइज्जती कराने वाला है। चलो भाई लोग दबा के लाइक और कमेंट कर देना। इसका अगला पार्ट 2 हफ्तों बाद आएगा।